नमस्कार। डीएलएफ केयर्स की पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी बच्चों और उनके साथ मौजूद पेरेंट्स का आज के इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक बड़ा ही अनोखा और बेहद जरूरी भी है, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया को दर्शाने वाला है। आइए जानें कि ये त्योहार हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी हैं, कैसे मनाए जाते हैं और इनकी हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहली बात, भारत एक ऐसा देश है जिसमें भांति भांति के लोग अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन और अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। किंतु एक चीज जो हम सभी को जोड़ती है वो है एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी। भारत शुरू से एक बहुत लंबे समय तक खेती प्रधान देश रहा है, यानी कि हमारे देश की लगभग 60% पॉपुलेशन किसी न किसी रूप से एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। यही एक खास कारण है कि जब भी खेती से जुड़ी कोई भी परिवर्तन आते हैं, चाहे वो अच्छी खेती का शुभ मौका हो या मौसम में बदलाव हो, वो टाइम, वो समय हम सबकी लाइफ में बहुत अहम होता है। इन्हीं छोटी छोटी उपलब्धियों को ध्यान में रखकर हमारे देश में अलग अलग राज्यों में एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से जुड़े अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। किंतु ये अलग अलग भिन्नता होने के बावजूद यही एक चीज है जो हमारे देश को बड़े सुंदर रूप से जोड़े रखती है। दूसरा महत्व कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स केवल अच्छी खेती को दर्शाने के लिए नहीं, विंटर सीजन से स्प्रिंग सीजन का आना या फिर ग्रीष्म ऋतु का आना, और हर ऋतु के साथ यानी कि हर बदलते मौसम के साथ हमारी खेती की प्रायोरिटी भी बदलती है। यानी कि अलग अलग मौके पर, अलग अलग मौसम में हम अलग अलग फसल को उगाते हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से विभिन्न त्योहार खेती बाड़ी से जुड़े यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। लोहड़ी लोहड़ी पूरे उत्तर भारत में हरियाणा और पंजाब में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध फसल का त्योहार है। ये सर्दियों के मौसम के अंत का प्रतीक है। ये मकर संक्रांति से एक रात पहले मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रसाद के साथ अलाव के चारों ओर पूजा परिक्रमा शामिल होती है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, गाते हैं और कृतज्ञता और प्रशंसा के संकेत रूप में सम्मान के लिए अनाज, पॉपकॉर्न और नट्स चढ़ाते हैं। लोहड़ी उत्तर भारत में मनाई जाती है। लोहड़ी उत्सव के प्रमुख आकर्षण अलाव के चारों ओर गाना और नृत्य करना। ये 13 जनवरी को बनाई जाती है। अब लोहड़ी के बारे में और जानने के लिए हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। हेलो बच्चों, आज हम सुनने जा रहे हैं लोहड़ी की कहानी। अरे बच्चों, पहले लोहड़ी की पूजा तो कर लें, फिर नाचना गाना। दादी दादी दादी, वैसे हम ये लोहड़ी की पूजा क्यों करते हैं? हाँ दादी, और हम ये सुंदर मुंदरिये गाना क्यों गाते हैं? हाँ, अभी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। पंजाब के गांव में दुल्ला भट्टी नाम का एक डाकू रहता था। दुल्ला भट्टी लालची एवं गरीब लोगों की मेहनत का पैसा हड़पने वाले लोगों का धन लूटता और गरीब लोगों में वापस बांट देता था। वहीं पास एक गांव में दो बहनें सुंदरी और मुंदरी रहती थी। दोनों बहनें सारा दिन आपस में खेलती रहती थी। सुंदरी और मुंदरी के पिता भी उनसे बेहद प्रेम करते थे, परंतु उनके पिता को हर समय एक ही चिंता सताती रहती थी। वो थी उन दोनों के विवाह की।
यूं तो सुंदरी मुंदरी के लिए उनके बाप ने वर ढूंढ रखे थे, पर उसी गांव में रह रहे नंबरदार की नजर लड़कियों को लेकर ठीक नहीं थी। नंबरदार हर समय उनके बाप को उन दोनों का ब्याह उससे करने को कहता रहता था और डराता धमकाता था, पर सुंदरी मुंदरी का बाप उन्हें नर्क में नहीं फेंकना चाहता था। एक रात उनके गांव में दुल्ला भट्टी आया। सारे गांव में ये खबर फैल गई और जब सुंदरी मुंदरी के पिता को ये पता चला कि दुल्ला भट्टी बेहद बहादुर है और गरीबों की मदद करने वाला डाकू है, तो उसने दुल्ला भट्टी से मदद मांगने की सोची। उनके पिता ने दुल्ला भट्टी को सारी बात बताई और सारी बात सुनने के बाद दुल्ला भट्टी ने उनको नंबरदार के डर से मुक्त कराने का वादा किया। फिर आई लोहड़ी की रात, जब दुल्ला भट्टी ने उन लड़कियों की शादी उनके मन चाहे वरों से करवाई। दुल्ला भट्टी के पास शगुन में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपने पास पड़ी एक सेर शक्कर सुंदरी मुंदरी को शगुन के रूप में उनकी झोली में डाली और तब से लोहड़ी का त्योहार ऐसे धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं अगले दिन मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के त्योहार की। मकर संक्रांति, जैसा कि आप सभी बच्चों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही पौराणिक एवं कलरफुल यानी कि रंगनुमा त्योहार है। मकर संक्रांति केवल अच्छी फसल होने का प्रतीक ही नहीं, परंतु जैसा मैंने कहा, ये एक ऐसा त्योहार है जो हमारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि आकाश में सूर्य और तारों की पोजीशन में परिवर्तन को दर्शाता है। कहा जाता है कि इस दिन से सर्दियां यानी कि दिन जो हैं वो लंबे होने लगते हैं, सर्दियां घटने लगती हैं और धीरे धीरे हम गर्मी के मौसम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूरज की रेवोल्यूशन यानी कि जो पृथ्वी और सूर्य की आपस में रेवोल्यूशन और रोटेशन की पोजीशन होती है, उसमें कहा जाता है कि सूर्य उत्तरायण की दिशा में जाने लगता है, यानी कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। यह अवसर एक बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए। जितने भी किसान हैं वो सभी अपनी अपनी फसल को बॉनफायर यानी कि उपज के रूप में एकत्रित करते हैं और आसपास खड़े होकर गाने गाते हैं एवं अपनी पहली फसल का कुछ हिस्सा अर्पित करते हैं, एक तरह से धन्यवाद करने के लिए। मकर संक्रांति अलग अलग नामों से हमारे पूरे देश भर में मनाया जाता है। जैसे साउथ में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, असम की ओर इसे बिहू के नाम से जाना जाता है और नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया के मोस्ट हिस्सों में इसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। गुजरात और राजस्थान की तरफ ये उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर की सबसे खास अट्रैक्शन होती है काइट फ्लाइंग कंपटीशन यानी कि पतंगबाजी का उत्सव। साथ साथ गुड़ और तिल से बनी स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। इस साल ये त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा और आइए एक छोटे से वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करें कि मकर संक्रांति कैसे और क्यों मनाई जाती है। नमस्कार, आप सभी का बोल स्काई में स्वागत है। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन हर राज्य में इसका नाम अलग अलग होता है। कर्नाटक में संक्रांति, तमिलनाडु और केरल में पोंगल, पंजाब हरियाणा में माघी, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण, उत्तराखंड में उत्तरायणी होता है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से संक्रांति के एक दिन पहले ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष माह की उस तिथि को मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ज्यादातर ये त्योहार 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए जाने आखिर क्या कारण है जो हर राज्य में इस त्योहार का अलग अलग नाम होता है।
राजस्थान और गुजरात। मकर संक्रांति पर राजस्थान और गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा है, जिसकी वजह से गुजरात में पतंग महोत्सव के नाम से इसे बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। पतंग उड़ाने के अलावा इस दिन घरों में सूर्य पूजा करने के लिए घेवर, फैनी, तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। इस खास दिन यहाँ के लोग महिलाओं को सुहाग का सामान देना शुभ मानते हैं। तमिलनाडु। मकर संक्रांति का त्योहार तमिलनाडु में पोंगल नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग घर में साफ सफाई करने के बाद आंगन में आटे और चावल के आटे से रंगोली बनाते हैं। इसके बाद मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसका भोग सबसे पहले सूर्य देव को लगाया जाता है। तमिलनाडु में ये त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों में उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर रखना बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा लोग इस दिन तिल के लड्डू, तिल की गजक और मूंगफली के स्वाद का भी लुत्फ उठाते नजर आते हैं। बिहार, झारखंड। मकर संक्रांति के त्योहार पर बिहार और झारखंड में खिचड़ी के साथ दही चूड़ा बनाने की परंपरा है। इसके अलावा यहाँ के लोग रात के भोजन में तिल से बने व्यंजन बनाते हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान महाराष्ट्र की पारंपरिक पूरन पोली खाई जाती है। साथ ही तिल से बने व्यंजनों को लोगों के बीच बांटकर पुरानी कड़वाहट को भुलाने की भी पहल की जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जान। नमस्कार। जैसे कि आपने देखा, मकर संक्रांति का दूसरा नाम पोंगल भी है, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। इस दिन लोग पोंगल को 4 दिन मनाते हैं। पहले दिन उसको भोगी फेस्टिवल से जाना जाता है, जिसमें भगवान इंद्र की ये पूजा करते हैं, जो कि इनको खेती बाड़ी के लिए बारिश प्रदान करते हैं। दूसरे दिन जो इन खेती से नए चावल उगते हैं, चावलों को दूध के साथ घर के बाहर बनाते हुए सूर्य देवता को प्रदान करते हैं। तीसरे और चौथे दिन ये कैटल वर्शिप, यानी कि जो इनके पास भेड़ चाल है, जैसे कि बकरी, गाय इत्यादि, इन सब की पूजा होती है। इस दिन चावल के साथ टर्मरिक यानी कि हल्दी, बीटल लीफ और बीटल नट्स के साथ पकवान बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। घर पे लोग कोलम माने के, जैसे हम यहाँ पे रंगोली बनाते हैं, वैसे चावल के पाउडर से ये लोग कोलम बनाते हैं। यहाँ पे बुल टेमिंग होती है और बॉनफायर करते हुए ये लोग अपने परिवार के साथ पूजा करते हैं। यह भी 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिहू का त्योहार। बिहू फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है और असमी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार परिवार और दोस्त एक साथ इकट्ठा होकर मनाया जाता है और अलाव के चारों ओर दावत करते हैं। उत्सव की एक रात पहले अरुका समुदाय दावत के साथ शुरू होता है। बिहू के दिन मिट्टी और घास से बने मंडपों को जलाया जाता है। स्थानीय महिलाएं सुंदर मुखला पहनती हैं और समूह गीत और नृत्य करती हैं। बिहू असम में बनाया जाता है। बिहू के उत्सव के प्रमुख आकर्षण बिहू नृत्य, बुल फाइट, बर्ड फाइट और सुंगा पीठा, तिल पीठा और लारू है। ये त्योहार 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसाम की माघ बिहू यानी भोगाली बिहू के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असम में बिहू का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, चूंकि साल का पहला महीना यानी जनवरी माघ का महीना होता है, इसलिए माघ बिहू के नाम से जानते हैं। इस अवसर पर खानपान की ढेर सारी चीजें बनाई और खाई जाती हैं, जिस कारण इसे माघ बिहू के साथ साथ भोगाली बिहू भी कहा जाता है।
बता दें कि बिहू 3 तरह का होता है: भोगाली बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू और रोंगाली बिहू। बिहू माघ के महीने में फसल की कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। यह मकर संक्रांति का असम उत्सव है, जिसे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। इस दौरान पूरे हफ्ते तरह तरह के ट्रेडिशनल पकवान बनाकर खाए और खिलाए जाने की परंपरा है। यह त्योहार दावतों और आग जलाकर के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन लोग बांस और घासपूस का घर, झोपड़ी तैयार करते हैं, जिसे मेजी या भेल घर कहा जाता है। रात में लोग अलाव के आसपास इकट्ठा होकर कई तरह के पकवान बनाते हैं, जिसे उरुका कहते हैं। मेजी में भोजन खाया जाता है और अगली सुबह इन्हें जला दिया जाता है। उत्सव में पारंपरिक असमिया खेल जैसे टेकेली, भोंगा और भैंस लड़ाई भी शामिल होती है। पहले यह त्योहार पूरे माघ महीने तक मनाया जाता था, इसलिए इसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। पकवानों में पिठा, जिसमें तिल और नारियल का पिठा जरूर शामिल होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे एक और त्योहार के बारे में, जो कि कहलाता है बसंत पंचमी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 4 मुख्य सीजन्स यानी कि 4 मुख्य ऋतु होती हैं। सर्दी यानी कि विंटर्स, गर्मी यानी कि समर्स, रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु और चौथा वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन। बसंत पंचमी का अवसर यह दर्शाता है कि इस दिन से ग्रीष्मावकाश वसंत ऋतु शुरू होता है। इस दिन को बेहद शुभ दिन माना गया है और इसको पीले रंग के साथ, जो कि धन धान्य का प्रतीक होता है, उससे जोड़ा जाता है। इस मौके पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि सरसों के लहलहाते खेत और उसकी खूबसूरती देखते बनती है। इस अवसर पर मीठे चावल, मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया जाता है। यह बड़ी धूमधाम से नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में मनाया जाता है। इस साल यह 26 जनवरी के पास मनाया जाएगा। आइए एक छोटी सी वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं इस त्योहार का महत्व और सिग्निफिकेंस। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन से सर्दी कम होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू रीति रिवाज में बसंत पंचमी के दिन खास तौर से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पंचमी से शुरू होता है बसंत ऋतु का आगमन। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई ऋतुएं होती हैं। यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, ग्रीष्म यानी 6 ऋतुएं आती जाती रहती हैं। लेकिन इन सब में से बसंत ऋतु का मौसम कुछ खास होता है। तर्पण किया जाता है और कामदेव की पूजा भी। सभी लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। जगह जगह उत्सव का आयोजन होता है, जिनमें गायन वादन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। शिक्षण संस्थानों में खास तौर से सरस्वती पूजन किया जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, साहित्य और कला की देवी माना जाता है। इस दिन नदियों, तालाब और सरोवरों में स्नान करना और दान करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि बसंत का ये उत्सव नई फसलों से भी जुड़ा है। इस मौके पर कई जगह पतंगबाजी का भी आयोजन होता है। माघ। अब बात करते हैं बैसाखी के बारे में। पंजाब और हरियाणा के लोग बैसाखी मनाते हैं। ये भगवान को धन्यवाद देते हैं, इसलिए देते हैं कि उनकी जो खेती है वो बहुत अच्छे से उगी है। इस दिन लोग कलरफुल ड्रेसेस यानी कि रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, गाने गाते हैं और ढोल की धुन पे खूब सारा नाचते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेले लगते हैं, वैसे ही बैसाखी का भी मेला लगता है। इस दिन लोग भांगड़ा पे डांस करते हैं और जो लेडीज हैं वो गिद्दे पे डांस करती हैं। ये पंजाब और हरियाणा की एरिया में मनाया जाता है। इस साल बैसाखी 14 अप्रैल को पड़ रहा है।
अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें बैसाखी के बारे में और भी जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। बैसाखी सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व को खास तौर पर पंजाब में मनाया जाता है। ये अप्रैल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों में से एक है। वैसे तो पूरे भारत में बैसाखी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इस पर्व को लेकर एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। इस दौरान खेतों में रबी की फसल पक कर लहराती है। किसानों के मन को फसलों को देखकर खुशी मिलती है और वे अपनी खुशी का इजहार बैसाखी के पर्व को मनाकर करते हैं। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही ये त्योहार सिख धर्म के लिए कुछ ऐतिहासिक मूल भी रखता है। ये पर्व हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत के प्रथम माह में पड़ता है। इस साल ये पावन पर्व 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। सिख धर्म के अनुसार बैसाखी मनाने को लेकर कई ऐतिहासिक कहानियां मौजूद हैं। वहीं इस दिन सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के लिए सिखों को संगठित किया था। वहीं ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि बैसाखी का उत्सव सिख धर्म के 9वें गुरु तेज बहादुर सिंह की शहादत के साथ शुरू हुआ था। तो अब आप भी जान गए हैं कि आखिर बैसाखी क्यों मनाई जाती है। इस वीडियो में फिलहाल गुड्डी पड़वा। गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र का एक भव्य फसल उत्सव है जो नए साल की शुरुआत को दर्शाता है। लोग अपने घरों के प्रवेश द्वार पर रंगोली डिजाइन बनाते हैं और उन्हें फूलों और हाथ से बनी हुई गुड्डियों से सजाते हैं। लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं और महिलाएं पूरन पोली, श्रीखंड और सुंद पाक जैसी मिठाइयां बनाती हैं। गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड्डी पड़वा त्योहार के मुख्य आकर्षण स्थानीय लोग आम और नीम के पत्तों का उपयोग करके गुड्डी बांस की गुड़िया बनाते हैं और उन्हें प्रवेश द्वार पर लटकाते हैं। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा अर्थात चैत्र माह का आरंभ। यह समय 2 ऋतुओं के संधि काल का माना जाता है। इसमें मनुष्य, जीव और प्रकृति भी आलस्य को छोड़कर सचेतन हो जाती है और पूरे वातावरण में नवीनता छा जाती है। चैत्र शुक्ल प्रथम को मराठी में गुड़ी पड़वा, आंध्र और कर्नाटक में उगाड़ी, सिंधी में चेती चांद कहते हैं। और क्योंकि इसमें संवत्सर परिवर्तित होता है तो इसे संवत्सर पड़वा कहते हैं। पड़वा यानी संक्रमण, यानी परिवर्तन, कुछ नया। इस दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लोग घरों को आम के पेड़ की पत्तियों के बंधनवार से सजाते हैं। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह बंधनवार समृद्धि व अच्छी फसल के भी परिचायक हैं। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। वर्ष के 3.5 शुभ मुहूर्तों में गुड़ी पड़वा की गिनती होती है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ कर्म करने के लिए पंचांग शुद्धि या शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तथा पूर्व उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने इसी दिन से काल गणना प्रारंभ की, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन का बहुत महत्व है। गुड़ी पड़वा में लोग अपने घर के ऊपर गुड़ी लगाते हैं, जिसमें डंडी पर जरी लगे हुए वस्त्र का अर्थ है समृद्धि। उसके ऊपर सुगंधित फूलों की माला यानी पवित्रता, उसके संग नीम के पत्ते अर्थात आरोग्य, और एक मिठाई की माला भी होती है जिसका अर्थ है मिठास, अर्थात जीवन में घुली हुई मिठास। व आम के पत्ते क्योंकि वे बहुत ही शुभ होते हैं, मंगल होते हैं। और फिर चांदी या तांबे का लोटा। ये सब यह प्रदर्शित करने के लिए कि हम खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं।
ओणम। ओणम केरला का खेती से जुड़ा मुख्य त्योहार है, जो कि कुल 10 दिन मनाया जाता है। यह महाबली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है, जो कि भूतपूर्व काल में उनके राजा रहे हैं। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कहानी है, जो हम आपको वीडियो में दर्शाने की कोशिश करेंगे। इस त्योहार पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं एवं घर के दरवाजों के बाहर फूलों से सजी रंगोली बनाई जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि फूलों की बनाई रंगोली पहले दिन छोटी होती है, किंतु अगले हर दिन वह बड़ी होती रहती है, लोगों की खुशी और उत्साह को दर्शाने के लिए। सभी औरतें तरह तरह के पकवान बनाती हैं, जैसे रसम, पायासम, अवियल, चावल और परिप्पू आदि। इस त्योहार का मुख्य विशेष अट्रैक्शन है स्नेक बोट रेस और टाइगर डांस। इस साल यह उत्सव 29 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए एक वीडियो के जरिए हम समझें इस त्योहार की खास बात। भारत त्योहारों का देश है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है और ओणम केरल का एक पर्व है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। उत्सव त्रिकारा, जो कि कोची के पास एक जगह है, केरल के एक मात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखड़ियां से सुंदर सुंदर रंगोलियां, जिसे पूकलम भी कहा जाता है, वह डाली जाती हैं। युवतियां उन रंगोलियों के चारों तरफ वृत्त बनाकर उल्लास पूर्वक नृत्य करती हैं, जिसे तिरुवातिराकली भी कहते हैं। इस पूकलम का प्रारंभिक स्वरूप पहले छोटा होता है, परंतु हर रोज इसमें एक और वृत्त फूलों को बढ़ा दिया जाता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते 10वें दिन तक यह पूकलम वृत्त का आकार धारण कर लेता है। इस पूकलम के बीच त्रिकारप्पन राजा महाबली तथा उसके अंग रक्षकों की प्रतिष्ठा होती है, जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। माना जाता है कि ओणम पर्व का प्रारंभ संगम काल के दौरान हुआ था। उत्सव से संबंधित अभिलेख कुलशेखरा पेरुमल के समय से मिलते हैं और उस समय ओणम पर्व पूरे माह चलता था। यूं तो ओणम त्योहार सम्राट महाबली से जुड़ा है, लेकिन यह पर्व उनके सम्मान में मनाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन ने चिंगम मास के दिन सम्राट महाबली के राज्य में प्रकट होकर उन्हें पाताल लोक भेजा था। ओणम का अर्थ यूं तो श्रावण होता है। इस त्योहार को श्रावण माह में केवल राज्य में चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च, धान जैसी फसलों के तैयार होने की खुशी में भी मनाया जाता है। और इस त्योहार में खास तौर पर श्रावण के देवता तथा फूलों की देवी की पूजा की जाती है। केरल के लोग ओणम के त्योहार को नाचते गाते मनाते हैं। इस दिन पूरे राज्य में शेर नृत्य, कुचिपुड़ी, गज नृत्य, क्रमट्टी काली, पुलिकली तथा कथिकली जैसे लोक नृत्य भी किए जाते हैं। ओणम के 9वें दिन ही शाम को घर में गणेश जी की मूर्ति और श्रावण देवता की मूर्ति स्थापित कर शुद्ध घी के दीपक जलाए जाते हैं तथा एक विशेष प्रकार का भोग, जिसे पुवड़ कहते हैं, उसका भोग लगाया जाता है। तिरुओणम ओणम त्योहार का अंतिम दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन केरल राज्य के प्रत्येक घर में पारंपरिक पकवान जैसे चावल के आटे में विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिलाकर अवियल बनाया जाता है। केले का हलवा, नारियल की चटनी सहित पूरे 64 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें ओन सगा भी कहा जाता है। इन सभी पकवानों को बनाने के बाद इन्हें केले के पत्तों पर परोसकर खाया जाता है। तो यारो, ये थे कुछ किस्से जो ओणम के त्योहार से जुड़े हुए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक I would now request Meenakshi ma'am to please address the audience. Dear students, good evening. I hope you have all enjoyed watching the various videos and the PPT prepared by your counselors. They have worked very hard to put it together for you. On behalf of the entire team, आप सभी को, आपकी फैमिलीज को हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की बहुत बहुत मुबारक। कल लोहड़ी है, खूब मनाइएगा। परसों मकर संक्रांति है।
enjoy yourselves. और परसों पोंगल है, सो खूब एंजॉय कीजिए और स्वस्थ रहिए। सभी को नए साल की भी शुभकामनाएं। थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर।